सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। मेरे साथ मेरी को एंकर अलीना इलियास हैं और हमारे साथ सदीक साजिद साहब जो हमारे पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, सीनियर पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट। सियासत पर बड़ी इनकी नज़र है, नून लीग ख़ास तौर पर जो उनकी बारीकियां हैं, डेलिकेसीज़ हैं, वो सारी की सारी समझते हैं। और अक्सर प्रोग्राम के बाद मुझे कहते हैं कि यार आप मुझसे ऐसे सवाल ना किया करें, वो मेरे सारे सोर्स मुझसे नाराज़ हो जाते हैं। आज जिन मौज़ूआत पर हम बात करेंगे, सियालकोट का इलेक्शन जिसमें पीटीआई मैदान जो मेरे पास इत्तलात हैं मारने के बिल्कुल करीब है। ये बहुत बड़ा जॉल्ट है, बहुत बड़ा धचका है नून लीग को कश्मीर इलेक्शन हारने के बाद। और मरीम नवाज़ साहबा के लिए ये बहुत बड़ा धचका है क्योंकि ये इंतखाबी मुहिम भी मरीम नवाज़ साहबा ही उसको कंट्रोल कर रही थी। इस पर बात करेंगे। अभी जो नदीम गौरी हैं हमारे नुमाइंदे, वो हमारे साथ हैं, उनकी तरफ मैं अभी जाऊंगा और पूरी ताज़ा तरीन सूरत हाल लेंगे कि हुआ क्या वहाँ पर। ये बहुत स्ट्रॉन्ग सीट थी नून लीग की और ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए, पीटीआई के लिए बहुत ही एक साई ऑफ रिलीफ है ये सियालकोट का ये हल्का PP38, जहाँ इस वक्त एहसन सलीम जो हैं बरियार, वो पीटीआई के उम्मीदवार आगे हैं और वहाँ पर जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं वो पीछे हैं। तकरीबन 5000 वोट्स का फ़र्क है और ये एक बड़ी जीत होगी। एक सीट है लेकिन इसका साइकोलॉजिकल असर बहुत होगा। बयानिया जो नून लीग का है, बड़ा सवाल है कि क्या जो पंजाब की वो पॉकेट्स, वो स्ट्रॉन्ग होल्ड जहाँ पर नून लीग का जो सूरज है गुज़श्ता कई दहाइयों से चमक रहा था, क्या अब वो गरूब होने को है। और वो जो एक नारा था मुस्लिम लीग नून का, जिस पर हमेशा नवाज शरीफ साहब ये कहते थे और मरीम साहबा भी ये क्लेम करती आई कि वोट को इज़्ज़त दो, ये पूरे पंजाब का नारा है। लेकिन ये बहुत बड़ा एक धचका लगने जा रहा है आज रात, इस पर बात करते हैं। लेकिन एक आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो अमेरिका को फिर दोबारा आईना दिखाया और उनको बताया कि ये अफ़गानिस्तान में जो सिचुएशन है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। ये एक बहुत बड़ी बात इसलिए है, बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान में एक ऐसा मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म आया है जो इस चीज़ की परवाह किए बग़ैर के मुकाबले पर कौन है, किससे वो बात कर रहे हैं, किससे वो मुखातिब हैं, खुलकर वो बात करते हैं जो पाकिस्तान के मफादात के मुताबिक होती है और जो सच पर मबनी है। जो अफ़गानिस्तान में ब्लंडर्स अमेरिका ने किए किसी ने उनको नहीं बताया, बल्कि हमारे यहाँ तो बड़े बड़े फ़ौजी डिक्टेटर भी एक काल पर ढेर होते गए। लेकिन अब वज़ीर-ए-आज़म उनको बता रहे हैं कि ये जो कुछ भी मैस है, ये जो कुछ भी ख़राबी है, ये इसके ज़िम्मेदार आप हैं। क्योंकि जिस वक्त अगर तो आप समझते थे कि बातचीत सही तरीका है तो फिर आपको 20 साल पहले जंग करने की क्या ज़रूरत थी। और अगर आप समझते थे कि ये मामला जंग से हल होना है तो फिर अब आपने बातचीत क्यों शुरू की उनके साथ। अच्छा, फिर अगर आपने बातचीत करनी थी तो उस वक्त करते जब आपके पास कोई 1.5 लाख फ़ौज मौजूद थी, आपकी पोजीशन मौजूद थी, उस वक्त आपने बातचीत नहीं की। जब 10,000 रह गए फ़ौजी तो आपने बातचीत शुरू करी, फिर आपने अचानक विड्रॉल का ऐलान कर दिया और अब आप कहते हैं कि जी उनके साथ गुफ्तगू को मीनिंगफुल बनाए। तो ये जो कुछ भी हो रहा है ये वाशिंगटन की उन पॉलिसीज़ की वजह से हो रहा है जिनमें कोई दम नहीं था, जिन पर सोचा नहीं गया पहले। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म ये बात अमेरिका से कह रहा है। इस पर भी ज़रा हम बातचीत करेंगे। और एक और बड़ी डेवलपमेंट है कि तालिबान का एक हाई लेवल डेलीगेशन चाइना में, मुल्ला ब्रादर उसको लीड कर रहे हैं, 9 मेंबर की डेलीगेशन है। एन उस दिन जिस दिन ब्लिंकन जो अमेरिका के सेक्रेटरी ख़ारजा हैं वो हिंदुस्तान में तिब्बती मज़ाहमती ग्रुप से गुफ्तगू कर रहे हैं। ये वो ग्रुप है जो चाइना की बालादस्ती को नहीं मानता और तिब्बत को चाइना से अलहदा करार देता है। वहाँ पर ब्लिंकन उनसे ये कह रहे हैं कि आप अपने काम को तेज़ रखें और बिल्कुल सिंकियांग के अंदर भी काम को बढ़ाएं। और दूसरी जानिब चाइना जो है वो तालिबान के साथ बात कर रहा है कि ये जो अमरीकी हैं, ये जो भारत को यहाँ पे लेके आ रहे हैं,
इनके साथ ज़रा हिसाब किताब बराबर रखना है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो जो बन रहा है इस वक्त अफ़गानिस्तान में, उस पर भी बात हम करेंगे। और फिर डेफिनेटली जो आज़ाद कश्मीर इलेक्शन उसके हारने के बाद जो एक टेलीफोन कॉल, वीडियो कॉल जिसमें हमज़ा शहबाज, शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़ साहबा, इसाक डार, आबिद शेर अली और ना जाने कौन कौन उसमें शरीक थे, उसमें मियाँ नवाज़ शरीफ ने बड़ी खफकी का इजहार किया और उसके बाद फिर वो मीटिंग से चले भी गए। अब खबरें ये हैं कि कोरोना हो गया मरियम नवाज़ साहबा को, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे अगर कोरोना हुआ है तो, क्योंकि मुझे याद पड़ता है कि पिछले साल भी शायद गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के बाद सदीक साजिद साहब तस्हीह कर सकते हैं, कोई ऐसी कहानी आई थी कि उनको कोरोना हो गया। एक दफ़ा जिसको हो जाए तो ज़्यादा होता तो नहीं है, कुछ को हुआ भी है। अब मुझे नहीं पता कि ये अक्सर जो कायदीन हैं वो अपने आप को लोगों से अलहदा करने के लिए जब सवालात के जवाब ना देने हो तो भी क्वारंटाइन कर लेते हैं, लेकिन ये क्योंकि ट्वीट किया मरियम साहबा ने, एंड आई हैव नो रीजंस कि जिस पर मैं बिलीव ना करूं कि उन्हें कोरोना ही हुआ होगा, और ये कोई ऐसी कोशिश नहीं होगी कि अपने आप को वो लोगों से अलहदा करें, लेकिन अल्लाह उन्हें जल्द सेहत दे। अब चलते हैं नदीम गौरी की तरफ जो इंतज़ार कर रहे हैं हमारा सियालकोट। नदीम, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? जी सर, बिल्कुल। नदीम, ये बताइए कि ये तो सियालकोट है और डस्का बिल्कुल इसके साथ है, वहाँ पर बड़े तराने बजाए गए चंद माह पहले और छीन ली सीट और वोटों को, चोरों को पकड़ लिया और मरियम नवाज़ ने कहा पंजाब फतह कर लिया और भगा देंगे इमरान खान को। अब वहाँ पर ये बड़ी एक अहम सीट, यानी मुझे याद है जब चौधरी सत्तार और चौधरी अख्तर दोनों भाई चट्ठा लीग में होते थे, ये तब से उनकी सीट चली आ रही है। नून लीग की ये सीट है, वहाँ पर चौधरी अख्तर वरियो के पोता यानी अख्तर सुबहानी के बेटे की ये शिकस्त जो है बाज़ाहिर हमें नज़र आ रही है। ये तो एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। ये सब हुआ कैसे, ज़रा हमें बताइए। एक तो इस वक्त ताज़ा तरीन आपके पास क्या है? अजी सर, इसके हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, हम सुबह से इस हलका के अंदर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हालांकि इस हलका के अंदर सुबह से ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि पूरे सियालकोट के अंदर इतनी तेज़ बारिश का सिलसिला भी जारी रहा। लेकिन वोटर्स, आज हमने जो वोटर्स देखे, उनका जुनून देखा तो बड़ी तादाद में ना सिर्फ मर्द हजरात बल्कि बड़ी तादाद में ख़वातीन वोटर्स ने भी अपना वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर पोलिंग स्टेशन का रुख किया। सर, यहाँ पर ना इस हलका के हवाले से, अगर वोटर्स के हवाले से मैं आपको बता दूं तो तकरीबन 2,33,422 वोटर्स रजिस्टर थे, जिनमें से मर्द हजरात के वोट तकरीबन 1,28,128 वोटर्स रजिस्टर हैं इस हलका के अंदर। ख़वातीन की बात कर ली जाए तो 1,05,000 के करीब ख़वातीन वोटर्स थी, लेकिन इतना टर्न आउट किसी ज़िमनी इलेक्शन में हमने नहीं देखा। हालांकि हमने डस्का का इलेक्शन भी, आपने बात की डस्का की, डस्का का इलेक्शन भी कवर किया, लेकिन डस्का की से इसकी थोड़ी सी, अगर मैं आपकी बात को मद्देनज़र रखूँ तो डस्का के अंदर जो पहला इलेक्शन हुआ जिसमें ये इन्होंने धांधली का शोर डाला, फिर धांधली के लिए उसने प्रिजाइडिंग अफसर ने, रिटर्निंग अफसर ने सियालकोट से खत भी लिखा कि यहाँ पे धांधली के शवाहिद मिल रहे हैं। कुछ प्रिजनर्स देर से पहुँचे, उन्होंने फिर खत लिख दिया यहाँ पे शवाहिद मिल गए हैं धांधली के, लेकिन उसके बाद इन्होंने ववेला किया, शोर डाला तो इनको इंसाफ मिल गया। जिस हल्के में के लिए का दंगल सज गया। सुने आप, ये जिस हल्के में है इसकी बात कीजिए। वो डस्का का इलेक्शन तो गुजर गया, आज बताइए कि क्या हुआ, यहां पर जरा फोकस करें इस हल्के पर। जी सर, यहाँ पर अगर वोटिंग के हवाले से बात कर ली जाए तो इतनी तेज़ बारिश के अंदर भी लोगों ने वोट कास्ट करने के लिए बड़ी तादाद में ख़वातीन ने यहाँ का रुख किया। यहाँ पर जब से इलेक्शन का ऐलान हुआ आज के दिन तक बड़ी तादाद में बड़ी बड़ी कंपेन्स का सिलसिला जारी रहा, ताकि यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ ने भी इस हलका के हवाले में आकर यहाँ पर जलसा भी किया PP 38 की कंपेन के सिलसिले में। लेकिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कैंडिडेट ने भी यहाँ पर बड़ी कंपेन का सिलसिला जारी रखा। चौधरी एहसन सलीम बरियार हैं जो उनको ज़्यादातर यहाँ पर फोकियत इसलिए भी हासिल हुई कि यहाँ पर जो कश्मीर का इलेक्शन चंद दिन कबल हुआ
तो वहाँ पर यहाँ पर इस हल्के में PP38 में बड़े वोट थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीट के। यहाँ पर हामिद रज़ा ने कश्मीर का इलेक्शन जीता और उसके बाद ये ऐसे जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हवास ही चल गई। यहाँ पर आज और इसके साथ साथ जो 2018 के जनरल इलेक्शन के अंदर आज़ाद उम्मीदवार थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साबका उम्मीदवार थे उन्होंने 40,000 से ज़ायद वोट लिए थे और आज़ाद उम्मीदवार ने भी हज़ारों वोट हासिल किए थे। उनको भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा चौधरी एहसन सलीम बरियार ने अपने काफ़िले में शामिल किया था और डोर टू डोर कैंपेन का सिलसिला जारी रखा। यहाँ पर मोस्टली लोगों का ये कहना है कि हमारे जो काम हैं चूँकि ये चौधरी तारक सुबानी और ये जो जिनकी वफ़ात के बाद ये हल्का हाली हुआ चौधरी खुश अख्तर सुबानी, ये तो थे अपोजिशन में, तो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा काम नहीं थे हो सकते। शायद इस वजह से भी लोगों ने ज़्यादा वोट चौधरी एहसन सलीम बरियार को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार को दिए। यहाँ पर आज के इलेक्शन के अंदर टोटल उम्मीदवार वोटर्स 2,33,422 थे। खवातीन और की तादाद मर्दों से ज़्यादा यहाँ पर हमने देखा कि बूढ़ी खवातीन ने भी नदीम क्योंकि जो एम साहब हैं ये चौधरी सलीम बरियार के साहबजादे हैं जो सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट भी हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं और वो ख़ास तौर पर चौधरी साहबान जो गुजरात के हैं उनके साथ उनका बड़ा ताल्लुक़ है। उन्होंने पहले वो भी MPA भी रह चुके हैं। एक बड़ी उनकी शख्सियत ऐसी है जिसकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त है इलाके में और बड़ी वो यानी बड़े मिलनसार वो आदमी हैं। आप कह रहे हैं कि एक तरह से तहरीक इंसाफ की हवा सी चल गई, क्योंकि मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि वो क्या फैक्टर्स हैं कि ये इस इलाके में जो बिल्कुल मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता है और माजी में हमेशा मुस्लिम लीग नून जीतती रही है वहाँ पर, और मरियम नवाज़ साहबा खुद भी गई इलेक्शन कैंपेन में, बड़ा ज़ोर व शोर वहाँ पर रहा, लेकिन इसके बावजूद लोग जो हैं वो तहरीक इंसाफ को तरजीह दे रहे हैं। बड़ा फैक्टर क्या है? सिर्फ ये जो आपने बताया कि काम नहीं हो रहे थे, या ये जो एक फ़ौज को, इस एस्टेब्लिशमेंट को मरियम नवाज़ साहबा बुरा भला कहती हैं, और या फिर जो इमरान खान साहब ने रिसेंटली जिस तरह अमेरिका को बिल्कुल सामने खुलकर कहा कि कोई अड्डे नहीं मिलेंगे और कोई किसी तरह का कंप्रोमाइज़ नहीं होगा और पाकिस्तान की बात की है, उसका वोटर्स पर असर हुआ है। इस हवाले से कोई आपने किसी से अगर बात की हो या आपकी कोई ऑब्जर्वेशन हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? सर, यहाँ पर चौके शोर बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जो हैं उन्होंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर मचा रखा है कि हमारी जीत हो गई है और एक दूसरे को मुबारकबाद दे। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे चौधरी एहसन सलीम बरियार, उनके चचा हैं। एक तरफ ये भी बता दूं कि उनके चचा जो हैं जिन्होंने यहाँ पर पहले कागजात नामजदगी की जमा करवाए थे, वो चौधरी कैसर बरियार वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर हैं, मौजूदा सदर हैं। और चौधरी सलीम बरियार जिनके बेटे चौधरी एहसन सलीम बरियार हैं, जिन्होंने आज के इलेक्शन में कॉन्टेस्ट किया और तकरीबन 110 पोलिंग स्टेशन का लेटेस्ट रिजल्ट हमारे पास मौजूद है, जिनमें तकरीबन 5,000 की भर्ती से वो आगे जा रहे हैं मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार से। यहाँ पर बड़े बड़े जलसों में तानाजनी भी होती रही, सब एक दूसरे को आईना भी दिखाते रहे, पाकिस्तान अपोजिशन के लोग यहाँ पर आते रहे, बड़े बड़े जलसे करते रहे। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि जब इन्होंने कैंपेन शुरू की, चौधरी सलीम बरियार के बेटे चौधरी एहसन सलीम बरियार ने जब यहाँ पर कैंपेन शुरू की तो बड़ी कैंपेन का सिलसिला, और लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में लोगों का यहाँ पर हमें जो मिले उनका ये कहना था कि हम बड़े बड़े काम लेकर इनके ऑफिस में गए, इनसे मुलाकातें की, बड़ी बड़ी फैमिलियों ने इनसे मुलाकातें की, अपने मसाइल बताए। हत्ता कि यहाँ पर इस हल्के के अंदर कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का कोई भी नहीं, लोगों को पढ़ने के लिए दूर दराज शहर की तरफ आना पड़ता है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि इन लोगों ने इनकी वजह से यहाँ पर ये भी इनको ठीक है नदीम गौरी, आपकी बात समझ में आ गई कि लोग नाराज थे, लोग ये समझ के काम नहीं हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप रहिए वहाँ पर और रिपोर्टिंग होती रहेगी, और बोल न्यूज़ हमारे इस प्रोग्राम के बाद भी ताज़ा तरीन जो वहाँ पर नताइज हैं वो हम उनसे आपको आगाह करते रहेंगे। लेकिन ये एक बहुत बड़ा एक साइकोलॉजिकल एज होगा तहरीक इंसाफ को कि पाकिस्तान में मिस गवर्नेंस की बात की जा रही है, महंगाई की बात की जा रही है, ऑपोजिशन ने बहुत बड़ा अटैक लॉन्च किए रखा इमरान खान साहब पर, और वो बहुत सारे ज़मीनी इंतखाब पंजाब के हारे, लेकिन अब सियालकोट में जो ख्वाजा आसिफ का ज़िला है और जहाँ पर जो सीट जीती
इससे पहले उन्होंने मुस्लिम लीग नून ने बड़े टफ मुकाबले के बाद, रीपोलिंग के बाद उसी जगह पर वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की कामयाबी और मुस्लिम लीग नून के जो तारिक सुबहानी साहब, ये बड़ी एक स्ट्रॉन्ग फैमिली है जिनके वो साहबजादे हैं, उनकी जो शिकस्त है उससे डेफिनेटली तहरीक इंसाफ को एक बड़ा एज होगा। इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो मरीम नवाज़ साहबा तो ख़ुद गई थी, लेकिन पीटीआई के बहुत सारे लोग जो जाना चाह रहे थे, जिनमें जो हमारी खातून एडवाइज़र भी हैं आशिक फ़िरदौस अवान साहबा, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि वो रिज़ाइन करके जाना चाहती हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने उनको इस बात की इजाज़त नहीं दी और उनसे कहा कि नहीं, आप यहीं पर पंजाब हुकूमत को आपकी ज़्यादा ज़रूरत है, आप वहीं पर काम करें और आपको जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की ये हदायत थी कि यहाँ पे हर हालत में कानून को अपहेल्ड किया जाए, कोई खिलाफ वर्जी ना हो इलेक्शन लॉज की, नताइज कुछ भी आएँ, आप जाएँ और जाके पाकिस्तान के अवाम के सामने हम अपना मुकदमा रखते हैं और फिर ये उनकी डिस्क्रिशन है। सदीक साजिद है तो एक सीट, बहुत बड़ा ब्लो है ये मुस्लिम लीग नून के लिए, लेकिन मैं पर्टिकुलरली आपसे ये पूछूंगा कि शहबाज शरीफ साहब नहीं गए उस हलके में, हमजा शहबाज नहीं गए उस हलके में, मरीम नवाज़ साहबा गई उस हलके में, लेकिन फिर भी अगर पार्टी इलेक्शन हार रही है तो इसका मुस्लिम लीग नून के अंदर क्या इसका इम्पैक्ट होगा, जो उनकी लीडरशिप है और मरीम नवाज़ साहबा की जो हैसियत है, जो पोजीशन है, कुछ थोड़ा उसको जॉल्ट आएगा कि नहीं? अच्छा खासा जॉल्ट आएगा जी, बल्कि आ गया है, क्योंकि इस हल्के के हवाले से PP 38 के हवाले से जो मेरे पास मालूमात हैं, जो कोई भी ऐसी मीटिंग जो है वो नहीं की गई जो एक बाकायदा मीटिंग हो जिसमें कोई प्लानिंग बनाई गई हो, यानी कि ये लोग अता तारड़ से आगे बढ़े ही नहीं, उनको ही एक इंचार्ज एक तरह का वहाँ पे बना दिया। और वो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन भी हो रहे थे, साथ उन्होंने कहा जी आप PP 38 भी देख लें, और आखिरी दिनों में वहाँ पे जाकर जलसा किया मरीम नवाज़ ने। हमजा शहबाज का पहला जो डस्के वाली आप बात कर रहे हैं, या वज़ीराबाद था, वहाँ पे जाकर वो मुख्तलिफ़ जगहों पे उन्होंने ख़िताब किया, और फिर जहाँ पे वो इनकी खातून MNA जीती, उसके बाद भी उनकी जीत से पहले जब वो अब बाहर आए तो उन्होंने बाकायदा एक स्ट्रेटजी बनाई, उसके बाद वो वहाँ पे जाते रहे, ख़िताब कर। इस मरतबा शहबाज शरीफ भी खामोश रहे, हमजा शहबाज भी खामोश रहे, क्योंकि ये सारे मामलात ख़ुद मरीम साहबा देख रही थी। फिर बड़े भाई साहब के भी अहकामात आ गए थे कि चूँकि कश्मीर का भी जलसा इधर ही हो जाएगा, तो साथ ये जो सुबहानी साहब वाला हल्का है इसमें भी हो जाएगा। रिपोर्ट्स इनको ये दी गई थी कि हम ये बासानी सीट जो है वो जीत जाएंगे, लेकिन जो अभी हमारे नुमाइंदे बता रहे थे इसका असर होता है। समी साहब के अभी 2 दिन पहले जो कश्मीर का इलेक्शन हुआ उसको जीता, यहाँ पे तो इन हलकों को तो लाहौर, गुजरांवाला या सियालकोट की तो नून लीग अपना गढ़ समझती थी। वो क्या कहते हैं ना, ये तो दावा बड़े पिछले दिनों करते हैं कि खैबर बहुत बड़ा एरोजन है ये, बहुत बड़ा एरोजन है ये दावा करते थे ना कि परवेज़ खटक के हलके में घुस के मारा है। आज तो इन्होंने बदला लिया है तहरीक इंसाफ ने, वो जो नौशेरा में जी नून लीग ने घुस के मारा था PTI को, आज PTI ने घुस के मारा है, घुस के। बिल्कुल वो ये जो जवाबी वार है ये मुस्लिम लीग नून के ऊपर, ये उनको काफ़ी याद रहेगा। और आज ही फिर वो स्टेटमेंट भी आ गई, अल्लाह ताला उनको सेहत दे कि उनको जो है वो कोरोना हो गया है। वो जो आप बात कर रहे थे, जब गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन हुए थे उसके बाद भी आकर इनको बुखार, तबीयत ख़राब हो गई बहुत ज़्यादा, तो इन्होंने क्वारंटाइन अपने आप को कर लिया, खामोश कर लिया उन जलसों के बाद। उस वक्त भी आपको याद होगा कि शिकस्त हुई थी वहाँ पे, और अब भी शिकस्त हुई। तो मुझे ये पता चला है कि जो टेलीफोनिक जो वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई है ना अलीना, वो बहुत सख्त कॉन्फ्रेंस थी, उसमें बहुत ज़्यादा ले दे हुई है, और जो मरीम नवाज़ साहबा को कश्मीर में शिकस्त का ज़िम्मेदार करार दिया गया। मुकाबले में उन्होंने कहा कि चाचू जो पंजाब में हमजा और आप सीटें देख रहे थे, वहाँ पे 12 में से 9 सीट्स ले गई PTI, तो ये आपकी नाकामी है, मेरी कहाँ से नाकामी है। बड़ा सख्त उसमें ये वो गिला गुजारी, और फिर नवाज़ शरीफ साहब का मुँह बहुत लाल हो गया गुस्से से, और उन्होंने वो कॉन्फ्रेंस जो है खुदा हाफिज़ कह के बंद कर दी। फिर बाद में उन्होंने राजा फारूक हैदर से टेलीफोन पर कहा, शाहिद खाकान अब्बासी से, कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करो तो पै जाओ जी। सर बेसिकली ये जो सदीक साजिद साहब ने बात की है और जो आप बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसा होगा, बिकॉज ये बीट करते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन इसी बयानी के साथ हम ये देखते हैं कि मरीम नवाज़ ने, बल्कि नून लीग ने, मरीम नवाज़ की बात नहीं करूँगी, नून लीग ने जो है वो ज़मीनी इंतखाबात में जो है वो नशिस्तें जीती, जिसमें शहबाज शरीफ साहब भी अंदर थे और हमजा शहबाज भी अंदर थे, और बहुत से लोग जो करीब है मरीम नवाज़ साहबा के, उनके जो दोस्त हैं, जो ज़राए हैं, जिनको मैं जानती हूँ, उनका ये कहना है कि बेसिकली जो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन हुए हैं वहाँ पर लोगों की एक बड़ी तादाद सामने आई है, और मरीम नवाज़
नवाज़ जो है वो एज अ लीडर इमर्ज हुई हैं। ये एक इशू था जिसकी वजह से बहुत से लोग ये समझते हैं कि इसमें बहुत से अनासिर जो हैं इस इलेक्शन में, सियालकोट के इलेक्शन में, ताकि मरियम नवाज़ को या नून लीग को या उसके बयानिए को स्नब किया जा सके और उसको एक बड़ी ताकत ना बनने दिया जा सके। इसमें एक सवाल तो ये है ना कि देखिए, आप जाके जलसे में लोगों से बात करती हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोग आते हैं, लेकिन अगर आपको वोट नहीं मिलते तो उससे हम ये नतीजा भी तो अखज़ करते हैं ना कि आपकी बात पर लोगों ने यकीन नहीं किया। जो आप कहना चाह रही थी लोगों ने उस बात को नहीं माना। अब ये मामला कोई मरियम नवाज़ की लीडरशिप का तो नहीं था, नून लीग एक सीट जीतना चाह रही थी और ये एक साइकोलॉजिकल एज जो है अब पीटीआई को हुआ है, उसका इम्पैक्ट कितना होगा, कैसे होगा, वो तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन इस वक्त नबील साहब की जो बात चल रही है, चलिए छोड़ दें आप नून लीग को, जो नबील कबूल साहब बात कर रहे हैं वो भी वही बात कर रहे हैं जो मरियम नवाज़ वगैरह बात कर रहे हैं। वो तो ये कहते हैं पूरा आज़ाद कश्मीर का जो इलेक्शन रिग्ड हुआ है, 15 या 16 सीटों की बात की गई थी, तो अब इसके ऊपर भी तो बात करनी चाहिए ना। एक्विजिशन है ना, उसका आप एविडेंस लेके आए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये कहा, मेरे ख्याल में जी बिल्कुल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये कहा कि मेरे पास कोई तहरीरी दरखास्त नहीं आई। आप किसको शिकायत कर रहे हैं? सिर्फ आप टीवी पे आके बात कर रहे हैं। आप कोई एविडेंस है आप लेके जाएं। अदालतों ने हमेशा रिलीफ दिया। और मरियम नवाज मेरे ख्याल में सोशल मीडिया पे छाप भी रही हैं कुछ वीडियो। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी समेत किसी भी जमात ने बाज़ाब्ता तहरीरी दरख्वास्त नहीं दी। रिकॉर्ड के ऊपर कोई चीज़ मौजूद जो है वो नहीं है। और शहबाज शरीफ ने यही बात अलीना कही है राजा फ़रूक हैदर से कि आप एहतजाज और धरने की बात कर रहे हैं, आप इस्लामाबाद और मुजफ्फराबाद के दरमियान कोहाला के पुल पर धरना देकर रास्ता काटना चाहते हैं। आप उसका फैसला करने से पहले आप पहले वो शवाहिद लेकर आएँ, उसके बाद आप फैसला करें। और फिर आप उसको इलेक्शन कमीशन के पास जाएं, अदालत के पास जाएं। अगर आपकी सुनवाई नहीं होती तो फिर आके आप रास्ता रोकें ना। और ये भी आपको बता दूं कि ये बड़े मियाँ साहब देखें, वो काम करना चाहते हैं जो उनके भाई की जो इस वक्त एक मुफाहमत की जिसकी सियासत का उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। वो पता राजा फ़रूक हैदर साहब को क्या कहते हैं? कहते हैं राजा साहब मेरे ख्याल में आपके लोगों को ओथ नहीं लेना चाहिए। अब भाई ये आपके, अब राजा साहब ने शुक्र है उनको समझ आ गई। उन्होंने कहा जी अगर ओथ नहीं लेंगे तो हम तो मैदान खुला छोड़ देंगे, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ दोनों के लिए छोड़ देंगे। फिर मियाँ साहब को समझ आई कि शायद मैं वो बड़ी गल कर देती। तो शहबाज शरीफ साहब लीड करेंगे आने वाले दिनों में? बिल्कुल करना चाहिए। अभी तो वो खामोश बैठे हैं, वो देखें जो मीटिंग हुई है अलीना जी उसमें यही बोला। वो कहानियां नहीं है जी, कहानियां नहीं। मैं कितनी की कहानियां सुनाऊंगा, मेरे से पहले बहुत सारी कहानियां सामने आ चुकी है। किसको लीड करेगा? अब नून लीग को। नून लीग को देखे, ज़ाहिर मुस्लिम लीग नून के वो सदर हैं, उनको अगर लीड करने दिया जाए तो वो अच्छा लीड कर सकते थे। यही तो उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा ये आप जो बात कर रही थी ना, शिकस्त वो लीडर बन के उभरी हैं फलां। अगर लीडर का काम सिर्फ ये नहीं है, जलसे तो मौलाना फजल रहमान ने भी बड़े बड़े लंबे किए, उसके बाद बिलावल भुट्टो ने भी बड़े किए। इन्होंने क्राउड पुलर है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन समी साहब वाली बात जो है वो ठीक है, उनका वोट उनको नहीं मिला, इस हकीकत को मानना चाहिए। 3 बुनियादी फैक्टर जो है जो शहबाज शरीफ ने रखे और वो हकीकत पर मबनी रखे। एक डी फोकस इनका बयानिया कि इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाना है या इस्टेब्लिशमेंट को बनाना है, कोई समझ नहीं आई। दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि आज़ाद कश्मीर की राजा फ़रूक हैदर की अपनी 5 साल की जो परफॉर्मेंस कि ठीक है कि 2016 में हमारी हुकूमत थी जब ये आए थे, उसके बाद इन्होंने क्या किया, डिलीवर नहीं किया क्योंकि लोगों को शिकायत थी। तीसरा कश्मीर के हवाले से कि जो मकबूजा कश्मीर में हो रहा है कि मोदी के बारे में कोई बात ना करना और अपने मुखालफिन यानी कि तहरीक इंसाफ को ये मौका देना, और फिर बिलावल भुट्टो भी बरसे, उनकी किसी तनकीद का जवाब ना देना। तो उन्होंने तो सही बात की। और फिर अगर ये फोकस होते, और ये कहा शहबाज शरीफ ने उस वीडियो कॉन्फ्रेंस में, और हमजा शहबाज ने तईद की, उन्होंने कहा कि मरियम बीबी कह रही है कि मुझे तनहा छोड़ दिया गया। उन्होंने कहा भाईजान अफसोस की बात ये है कि हमें दीवार से लगा दिया गया। हमें तो आपने हुक्म दिया था ना, शेड्यूल तो हमने आपके कहने पर बनाया था, आपने कहा नहीं अब मरियम लीड करेंगे, हम खामोश होकर बैठ गए। अच्छा नवाज शरीफ साहब, अच्छा यहाँ पर मैं रोकूंगा अलीना, आप सवाल कीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। हम आते हैं और उस वीडियो कॉन्फ्रेंस की जिसमें पर बात भी की गई, इल्ज़ाम भी लगाया गया, शिकस्त का जिम्मेदार भी ठहराया गया। नवाज शरीफ साहब ने गुस्से में आकर फिर जल्दी उस कॉन्फ्रेंस को कॉल ऑफ भी किया। ये सारे मामलात और दीगर उन पर हम बात जारी रखेंगे। हमारे साथ ही रहिए, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान की सियासत पर बात हो रही है, उस वीडियो कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है जो शरीफ ख़ानदान के माबैन हुई और उसमें आज़ाद कश्मीर की शिकस्त के हवाले से गुफ्तगू हुई, गर्मी सर्दी हुई, नवाज शरीफ साहब उठ गए, उसके बाद मरीम नवाज़ साहबा को कोरोना हुआ, उन्होंने अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया। अब बड़ा सवाल ये है कि अगर एहतजाज का फ़ैसला बरकरार रहता है तो फिर एहतजाज को लीड कौन करेगा? मरीम नवाज़ साहबा तो क्वारंटाइन हो गई, शहबाज शरीफ साहब इस फ़िलासफ़ी को नहीं मानते, हमज़ा साहब अपने वाले साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, नवाज़ शरीफ साहब स्टक हैं वहाँ पर लंदन में, वो तो नहीं आ सकते। तो सदीक साजिद साहब, फिर ये डुगडुगी बजाएगा कौन? अभी तो डुगडुगी बजाने का कोई हतमी फ़ैसला हुआ ही नहीं। कल इनकी मीटिंग है, इधर ये 6 इनके जो MLAs हैं उनको बुलाया है कश्मीर हाउस में, क्योंकि अभी वो वज़ीर आज़म तो हैं, सरकारी वसाइल टका के इस्तेमाल कर रहे हैं। उधर जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मुज़फ़्फ़राबाद में, वो भी वज़ीर आज़म हाउस में बैठ कर की है, सरकारी वसाइल को इस्तेमाल करते हुए। अब यही तो मसला है जो शहबाज शरीफ ने समीर साहब बात की, उन्होंने कहा जी आप अभी इसका डिसीजन ना लें कि आप एहतजाज करेंगे और डी चौक में बैठ जाएंगे या धरना दे देंगे, आप अपनी पार्टी से मुशावरत करें, कारकुनों से भी करें। ये ना हो कि आज़ाद कश्मीर की मुस्लिम लीग नून कुछ और कहती हो, यहाँ पे कोई और फैसला कर रहे हो और वहाँ पर रिफ्ट जो है वो तकसीम ऑलरेडी जो है वो बहुत बढ़ चुकी है। अच्छा, तो कल उनको एतमाद मिलेंगे। बाकी जो आप बात कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस की, वो आखिरी बात ख़त्म कर दूँ। उन्होंने कहा, शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी बात कर दी, उन्होंने कहा कि जिस बयानियों को साथ लेकर ये मोहतरमा चल रही हैं, अगर यही बयानियाँ लेकर हम चलते रहे तो फिर पंजाब से हमें 2023 के इंतखाबात में कुछ नहीं मिलने वाला। और आज उसका एक सबूत इस ज़िमनी इलेक्शन में सामने आ गया। देखिए जी, उस बयानिए को लोगों ने नहीं माना और ये बात भी शहबाज शरीफ ने कही और हमज़ा शहबाज ने भी इसकी तायीद की, क्योंकि ये फैमिली मीटिंग थी, कोई बाहर का बंदा नहीं था। और ये मियाँ साहब की आदत है, जब भी इस तरह के इलेक्शन होते हैं वो पार्टी के अंदर मीटिंग करने से पहले जो है ना वो फैमिली के लोगों से राय तो लेते हैं, लेकिन वो ज़ाहिर है मतलब की राय उनको पसंद आती है, उनके मतलब की ना हो तो वो फिर लाल पीले हो जाते हैं, हुए भी हैं। तो उन्होंने ये बात कही, उन्होंने कहा कि देखिए आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं ना, किसी सूरत अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जा ही नहीं सकते, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल पर उनकी हिफाजत के लिए भारतीय गोलियां खाने के लिए हमारी फ़ौज के जब जवान वहाँ पे खड़े होते हैं, सीने पे गोलियां खाते, जो आज़ाद कश्मीर के शहरियों को बचाते हैं, तो वो किस तरह बात सुनेंगे इनके खिलाफ। और फिर ये सेम पेज के हवाले से जो गैर पार्लिमानी अल्फाज कहे और फिर फौजी जवानों और अफसरों के दरमियान एक तकसीम की बात की, ये मिसालें आज़ाद कश्मीर में भी वो मिसालें दी शहबाज शरीफ ने। उन्होंने कहा कि ये नहीं चल सकता, फोकस हूँ, और ये मिसाल दी। उन्होंने कहा देखें हमसे कमज़ोर थे पीपल्स पार्टी वाले, हम तवक्को भी नहीं कर सकते थे, लेकिन वो फोकस रहे। उन्होंने इमरान खान की पॉलिसियों को, उसकी हुकूमत को फोकस किया, उन्होंने इदारों के बारे में कोई बात नहीं की। और उल्टा उन्होंने हमारी जो कश्मीर के हवाले से जो पॉलिसी थी, मोदी का आना जाना, शादी पे बुलाना, उसको तनकीद का निशाना बनाया, क्योंकि हमारी वहाँ पे हुकूमत थी। वो फोकस रहे, वो 11 सीटें ले गए, हम डी फोकस थे, हम ना इधर के थे ना उधर के थे। इसी वजह से हमारा यह शुरू हुआ कि 30 सीटों पे 6 पे आ गए। यही बात है जो आप बात कर ना, इसी वजह से वो लैपटॉप बंद करके उठ गए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अलीना, ये बात पहले भी हुई है, हम कोई शक नहीं कर रहे किसी को, हमारी क्या मजाल, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में आपने शिकस्त हुई तो फिर तबीयत ख़राब, नज़ला ज़ुकाम, जिस्म में दर्दें, क्वारंटाइन। अब आज़ाद कश्मीर में शिकस्त हुई, डस्का में यानी वो उधर सियालकोट में शिकस्त की खबरें आ रही हैं, तो दोपहर से ही अंदाज़ा हो गया था, जो शोर शराबा जिस तरह कर रहे थे नून लीग वाले कि वो सीट हार रहे हैं, तो फिर दर्द, बुखार, नज़ला और पॉजिटिव आ गया टेस्ट। तो ये एस्केप जो है, चले भले कुदरत की तरफ से ये मौका मिल रहा हो, लेकिन हर शिकस्त के बाद अपने आप को क्वारंटाइन कर लेना और फिर छोड़ देना, फ़ैसला जो है वो हारने वाले ख़ुद करें, ये भी तो कोई अच्छी पॉलिसी नहीं है। सर मेरे ख्याल में लेट द टाइम डिसाइड कि शिकस्त है या नहीं है। फिर मैं आपको वही कहूँगी कि आने वाले दिनों में जो भी नून लीग की जो पार्टी है वो जो भी अपनी पॉलिसी लाइन लेती है, उसके बाद ही पता चलेगा कि किसकी शिकस्त हुई है और किसकी नहीं हुई है। लेकिन हमने ये देखा कि जब मरीम नवाज़ साहिबा पिछली दफ़ा बहुत खामोश थी और क्वारंटाइन हुई, फिर हमने देखा कि सोशल मीडिया से वो एक बहुत देर तक मसलन वो नहीं आई सोशल मीडिया पर, लेकिन जब वो दोबारा आई तो बड़ी अग्रेसिव होकर आई। अब लेट्स सी कि जब दोबारा आती हैं तो किस तरीके से आती हैं। और जैसे कि बताया, जीती हुई सीटें नून लीग हार रही है ना, और ये एक इंडिकेशन है। देखिए ये एक इंडिकेशन है, देखिए ये एक इंडिकेशन है। और मेरे ख्याल में मरीम नवाज साहिबा को समझना चाहिए, अगर वो सियासत करना चाहती हैं तो उन्हें बहुत सी चीज़ों को साथ लेकर चलना पड़ेगा, और अगर वो इस तरह चलेंगी तो वो फिर मसला अच्छा, ये जिस तरह नून लीग के चैलेंजेस हैं वैसे ही पीटीआई के चैलेंजेस भी हैं।
इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने कश्मीर में इलेक्शन जीता। आज यहाँ पर भी सियालकोट में भी बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि वो जीत जाएंगे, लेकिन बहुत सारी जगहों पर ग्रे एरियाज़ हैं, उनके इत्तेहादी उनसे खुश नहीं है। पीर पगाड़ा साहब से शाह महमूद कुरैशी साहब की मुलाकात हुई, उसमें बहुत गिले गुजारियाँ की गई और उसमें पीर पगाड़ा ने बिल्कुल जो गुलाम अरबाब रहीम है उनकी जो शमूलियत है तहरीक इंसाफ में, उस पर अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का उन्होंने उस पर वो सब कुछ हुआ। और दूसरी तरफ गुलाम अरबाब रहीम भी, उनको भी बहुत बड़े वादे किए गए थे जो शायद पूरे नहीं हुए, लेकिन फिर उनको आज वज़ीर आज़म साहब ने अपना मुआवन ख़ुसूसी बराए सिंध अफेयर्स वो बना दिया। ये एक उनकी जो हैंडलिंग है। लेकिन एक और जो मुलाकात जिसकी पूरी तफसील है हमारे जनाब सदीक साजिद साहब के पास कि पीर पगाड़ा से मुलाकात हुई है जहांगीर तरीन की। आज बहुत ये इम्पॉर्टेंट मुलाकात है सदीक साजिद साहब, ख़ास तौर पर उस तनाज़र में कि जब नज़ीर चौहान साहब को एक दफ़ा गिरफ़्तार किया गया, फिर उनकी ज़मानत हुई, फिर दूसरी दफ़ा गिरफ़्तार किया गया। उस ग्रुप की आज मीटिंग भी हुई है लाहौर में, जो भी लोग थे, और ये लग रहा है कि कल जो पंजाब असम्बली का इजलास होगा उसमें कुछ रिएक्शन हो सकता है, कुछ यानी इस पर एहतजाज किया जा सकता है। जहांगीर तरीन साहब ने भी ये मसला आज उठाया होगा। तो ये एक डेवलपमेंट है, एक डेवलपिंग स्टोरी है। क्या आपके पास इस हवाले से इत्तलात है? जी, जो GDA के ज़िम्मेदारान से हमारी बात हुई है, कल शाह महमूद कुरैशी आए थे और आज जहांगीर तरीन मिले हैं, गोया कि वो उनके अहलिया की वफ़ात पर ताज़ियत के लिए आए थे। लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त डेवलप हुई है वो आप ये समझें कि उसका बराह रास्त ताल्लुक़ एक तो हुकूमत की ओवरऑल कारकर्दगी जिससे GDA खुश नहीं है, और उन्होंने शाह महमूद कुरैशी पर यह चीज़ वाज़े की कल कि आपकी जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर हमारे सवालात हैं, और जिस किस्म की पॉलिसियाँ आप आगे लेकर चल रहे हैं तो आप भूल जाएं कि आपको वो रिज़ल्ट कराची से या सिंध से मिलेगा जो आपको 2018 से मिला था। एयर क्लियर कट उनको एक ये बात पीर साहब ने बता दी। दूसरा, जो आज जहांगीर तरीन मिले हैं तो जब हमने उनसे, तो वो जो आपने बात की, एक तो ये गिरफ्तारियों वाला मामला, वो जो कह रहे थे ना कि इमरान खान और तरीन में सुलह हो गई है, कराने की कोशिश की जा रही है, ज़राए के मुताबिक उन्होंने कहा जी कोई सुलह नहीं है। तरीन साहब ने आज बात कही है, उन्होंने कहा कि हमारे साथ भी जो किया गया है वो ठीक जो है वो नहीं किया गया। और एक और मैं आपको बात बताऊँ, वो बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने एक तबसरा किया। उन्होंने कहा कि सभी साहब आप समझ जाएंगे, उन्होंने कहा कि ये जो परिंदे थे ना जो उड़कर गए थे घोंसलों से, अब उन परिंदों की घोंसलों में वापसी शुरू हो गई है। ये ऐसे ही है कि एक अफसर है अपने मदर डिपार्टमेंट से डेपुटेशन पर, कोई 2 साल के लिए जाता है, कोई 3 साल के लिए जाता है, किसी की एक्सटेंशन हो जाती है, जिसकी एक्सटेंशन नहीं होती तो वापस हो जाता है। तो अब जो ये सियासी परिंदे हैं इनके घोंसलों की तरफ जो है वापसी शुरू हो गई है। तो अब वो ज़ाहिर है, और उन्होंने कहा ये अपने अपने घोंसलों की तरफ जाएंगे। जब फिर 2023 का इलेक्शन होगा तो फिर इनको दोबारा दाना दूना चुगने के लिए जो है वो भेजा जाएगा, रवाना किया जाएगा। ये आज यही डिस्कशन हुई कि आइंदा किस तरह चलना है, क्योंकि अभी देखिए GDA उन्होंने कहा जी अब शायद ये ना हो। आप इस चीज़ को भी उन्होंने कहा जी अभी हमारा नाम ये ख़त्म हो जाएगी, आलमोस्ट ख़त्म हो गई। एक तो वो जो शाह महमूद कुरैशी साहब की सिफारिश पे इनको शामिल किया गया अरबाब गुलाम रहीम को, फिर एक एजाज़ी मुशीर बना दिया गया, मुआवन ख़ुसूसी बना दिया गया सिंध। फिर एक तो बात यह है कि PTI जो कराची में बैठी हुई है, जो गवर्नर वहाँ पे हैं या अलीम अदल शेख हैं, वो इनको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। दूसरा जो एक बड़ा जो इशू है सदीक साजिद या अलीना, आप कोई भी इनमें से रिस्पॉन्ड आप कर लें, कि जो पीर पगाड़ा साहब से ये वादा किया गया था शायद कि वो सेनेटर उनको बनाया जाएगा, लेकिन जिस वक्त ग्रुप्स बनाए गए और जो MPs जिन्होंने पीर पगाड़ा साहब को वोट देना था वो उसमें उस ग्रुप में वो MPs शामिल किए गए जिनकी लॉयल्टी मशकूक थी। बाकी अपने जो बंदे बनाने थे वो फैसल वाडा और ये वो सारे उसमें डाल के, तो पीर पगाड़ा साहब उससे भी बड़े खफा हैं कि ये डेलिबरेटली एक बड़ी बारीक वारदात के ज़रिए उन्हें सेनेट से बाहर रखा गया। तो ये भी तो एक खफकी का बायस है। मैं चाहूँगी सदीक इस पे जवाब। जी बिल्कुल समी साहब, ये दुरुस्त बात है और इसका जिक्र उन्होंने किया है। असल नाराज़गी की वजह यही है बिल्कुल, और उसके बाद से वो नाराज़, क्योंकि उनको ये यकीन दिलाया गया था कि वो जीत जाएंगे और बड़ी आसानी से के साथ जीत जाएंगे। लेकिन जो आपने बात की है ऐसा ही है, क्योंकि जो कमज़ोर से सेनेटर थे वो बाद में जाकर मिल गए उनके साथ, और मैं जो MPs हाँ जो MPs है। और एक मैं आपको बात बताऊँ, बड़ी ज़िम्मेदार है, उन्होंने ये बात कही समी साहब, ये जो शर्जील मेमन हैं उन्होंने इनके घर जाकर ये बात कही पीर साहब के कि जनाब अगर आप जीत गए तो ये मेरा इस्तीफ़ा आप इसको मंजूर समझें,
आप हमारे साथ तावन करें तो हो सकता है कि हम आपको बना दें। तो ये पर तक की गई, यहाँ तक चीज़ें जो है वो चली, लेकिन वो खफा हैं और उस वक्त से वो खफा है कि उनके साथ जो है वो ठीक नहीं किया एक गया बात तो अभी और तक चीट किया गया। अब देखिए, एक बात तो अभी तक ये एस्टैब्लिश हो चुकी है कि गवर्नेंस के बहुत सारे मसाइल होंगे। जो टीम है इमरान खान साहब की, वो हो सकता है बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उसमें डिलीवरी में नाकाम रही है, लेकिन जहाँ तक इमरान खान की पॉलिटिक्स है, जिस अंदाज में वो पीटीआई को लीड कर रहे हैं, बावजूद इसके कि लोगों के बड़ी कंप्लेंट्स हैं, महंगाई है, कुछ लोड शेडिंग के इश्यूज़ भी हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, कोरोना का अटैक हुआ, तो और सारी की सारी अपोजिशन जो है वो चढ़ दौड़ी थी इमरान खान पर, लेकिन इसके बावजूद कश्मीर की बात हो, अफ़गानिस्तान के इश्यूज़ हों, अमेरिका से ताल्लुकात हो, पाकिस्तान के अंदर अवाम के अंदर अपना एतमाद बहाल रखना हो, उसमें इमरान खान को हमेशा अल्लाह की भी मदद मिली है। और उसकी वजह शायद ये है कि जो भी बात हो वो आवाम के सामने खोते हैं। ही डज़ नॉट मिन्स हिज वर्ड्स, वो बहुत कामयाब है। लेकिन ये जो अलाइज़ को हैंडल करना, दूसरे जो मामलात हैं, उनमें उनको चैलेंजेस दरपेश हैं और उसकी वजह उनके साथी, उनके दोस्त हैं। अभी तक तो इमरान खान की जो सियासत है वो उसने अपने आप को, तहरीक इंसाफ को बहुत हद तक उस दलदल से निकाल लिया है। कश्मीर का इलेक्शन जीते हैं, गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन जीते थे और आज सियालकोट में वो ज़िमनी इंतखाब जीत रहे हैं जो नून लीग के गढ़ से सीट निकाल रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि आज वो नून लीग के सीने से एक बाल उखाड़ रहे हैं तो ये गलत नहीं है। हम ये गुफ्तगू जारी रखेंगे, थोड़ा अफ़गानिस्तान का भी जिक्र करेंगे क्योंकि वहाँ पर चाइना ने तालिबान को बुला लिया है और जो ब्लिंकन है अमरीकी सेक्रेटरी खारजा, वो तिब्बतियन के पास चले गए हैं। एक बड़ा अजीब सिनेरियो डेवलप हो रहा है। हमारे साथ ही रहिए, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान की सियासत की बात कर रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के चैलेंजेस का जिक्र कर रहे हैं। अभी तक वो बहुत कामयाब हैं अवामी सतह पर और आवाम की हद तक जो इम्पैक्ट है, जो कॉन्फिडेंस है, वो कायम है इमरान खान का, बल्कि इजाफ़ा हो रहा है। और अब तो नून लीग के गढ़ से जो ज़िमनी इंतखाबात में बड़े अरसे के बाद पंजाब में पीटीआई एक कामयाबी की तरफ गामज़न है। अभी कुछ देर में उसके नताइज हतमी हो जाएंगे। अभी तक 4-5 हज़ार वोटों की लीड है तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को और ये सब कुछ सियालकोट में हो रहा है जहाँ पर मुस्लिम लीग नून ने बड़े शादियाने बजाए थे डस्का की सीट अपनी रिटेन करने के बाद। ये जो इलेक्शन अब ज़िमनी PP 38 में जिस नशिस्त पर हो रहा है वो नून लीग की नशिस्त थी और अब लग ऐसा रहा है कि वहाँ पर तहरीक इंसाफ का झंडा लहराने वाला है। हम चैलेंजेस का जिक्र कर रहे थे तो गुलाम अरबाब रहीम के हवाले से भी बहुत सारे लोग बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल कर रहे हैं सदीक साजिद साहब कि वो नेफ्यू को कब लाएंगे तहरीक इंसाफ में। जी बिल्कुल, ये सवाल तो पीर साहब भी कर रहे हैं और शाह महमूद से उन्होंने पूछा भी, उन्होंने कहा जी इनको तो ले गए हैं, तो जो नेफ्यू, जो इनके भतीजे जिन्होंने इनके खिलाफ इलेक्शन लड़ा, उसको कब लाएंगे, उनको कब लेकर आएंगे? तो ला रहे हैं वैसे, उसका क्या जवाब देंगे? हंसने लग गए शाह महमूद कुरैशी। तो ये वो उनके दिल में जो काफ़ी अच्छा जवाब ही नहीं हो सकता। हाँ। कि आप हंसने लग जाएं। इससे तो अच्छा कोई जवाब ही नहीं। अच्छा जनाब अलीना साहबा, अब ये ज़रा अफ़गानिस्तान की सूरत हाल, क्योंकि आप बड़ा मुताला आजकल कर रही हैं इंटरनेशनल अफेयर्स का, उसमें ये है कि वो यानी कि मरियम से हट गई हैं। नहीं वो ये तो खुद ही जवाब दे सकती हैं। तालिबान 9 मेंबर, उनका एक हाई लेवल डेलीगेशन चाइना मुल्ला ब्रादर की सरबराही में, और वहाँ पर चाइनीज़ ने उनसे आज वज़ीर ख़ारजा से उनकी मुलाकात भी हुई और उनसे उन्होंने कहा कि आप जो इस वक्त जो अमेरिका कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से वो जो दोबारा वो जो एक होती है ग्रुप बना के तो सिंकियांग में और दूसरी तरफ मामला गर्म करे, उसको आपने रोकना है, उससे आपने चाइना को बचाना है, तो ताकि इसी से ख़ित्ते में आएगा अमन आएगा और फिर CPAC जो है उसमें अफ़गानिस्तान की भी शिरकत होगी, उसका बेनिफिट उन्हें मिलेगा। दूसरी जानब ब्लिंकन जो है अमेरिका के सेक्रेटरी खारजा, वो इंडिया में आके तो तिब्बत के लीडरों से मिल रहे हैं। अब तिब्बत आपको पता है एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, चाइना उसको अपना हिस्सा मानता है, अमेरिका कहता है कि नहीं ये इंडिपेंडेंट है, और इंडिया क्योंकि बगल बच्चा है इस वक्त अमेरिका का, तो वो ये कह रहे हैं कि जनाब तिब्बतियंस जो कह रहे हैं इंडिया उसको सही कह रहा है।
तो वहाँ पर ब्लिंकन ये कह रहे हैं इंडियंस को कि हम अफ़गानिस्तान में आपको साथ लेके चलेंगे, और तिब्बतियन से भी ये कहा कि जनाब आप अपना मामला जो है उसको गर्म रखें। और फिर दूसरी, क्योंकि इस वक्त जो बहुत सारी जो इंतहा पसंद तंजीमें हैं जिनको बज़ाहिर ये कहा जाता है कि वो मुस्लिम तंजीमें हैं, वो सारी की सारी इंडिया ने एक सिंडिकेट बना के वो उनको इस्तेमाल कर रहा है ताकि एक तो इस्लाम का नाम बदनाम हो, दूसरा पाकिस्तान का नाम बदनाम हो, और वो सारे के सारे जो ग्रुप्स हैं उनके, वो इस वक्त भारत ही उनको उस दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि सोच उनकी वही RSS वाली है। तो ब्लिंकन वहाँ पर अपने दांत तेज़ कर रहे हैं इंडिया में, जबकि चाइना ने इंतहाई समझदारी से, पाकिस्तान का इसमें बड़ा रोल है, तालिबान पर जो इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान का, वो उसको इस तरह से वो ट्रांसलेट हुआ है कि जो तालिबान है वो चाइना के साथ है। वहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है, इस वक्त तालिबान इस बात से बड़े सख्त परेशान है, ये उनके लिए एक चैलेंज है कि अमेरिकन एयरफोर्स जो है वो बॉम्बिंग कर रही है तालिबान पर, और जिसकी वजह से उनकी जो पेशकदमी है ज़रा वो थोड़ा तातुल का शिकार है, क्योंकि तालिबान के पास कोई एयर पावर नहीं है। तो चाइना से वो इस हवाले से चाहते हैं कि उन्हें कोई सपोर्ट मिले। अगर कोई एयर पावर नहीं मिल सकती तो कोई ऐसे मिसाइल मिल जाएं जिससे वो अमेरिका का मुकाबला कर सके। चाइना इस जंग में शरीक नहीं होना चाहता, वो इसमें पॉलिटिकल सपोर्ट उस गवर्नमेंट को देना चाहता है जिसको अफगान अवाम इलेक्ट करें। चाइना इस मामले में कोई दो नंबरी नहीं कर रहा, लेकिन बहरहाल तालिबान को उन्होंने अपनी सपोर्ट का यकीन दिलाया। तो एक कलीना बड़ा एक सिनेरियो डेवलप हो रहा है, अमेरिका और चाइना, और जो बैटल ग्राउंड बनने जा रही है वो अफगानिस्तान, और उसमें आप देखें इत्तेफाक आज दोनों जो मुतहारिब ग्रुप हैं, एक इंडिया में और दूसरा चाइना। देखिए सर, बेसिकली बहुत से जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि अमेरिका यहाँ से एक्चुअली जाना ही नहीं चाहता था, ठीक है। ये जो अमेरिका ने अचानक से एकदम से इनखला का प्लान बनाया, और एक ऐसा, बल्कि प्लान है ही नहीं है, इनखला किया है किसी प्लान के बगैर, उसका एक जो सबसे बड़ा रीज़न है वो चाइना और सी पैक है। अब डेफिनेटली सी बात है, अगर इनखला करता है अमेरिका यहाँ से अचानक, तो इंस्टेबिलिटी आएगी अफगानिस्तान में, उसका इम्पैक्ट किधर जाएगा? उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा पूरे रीजन के ऊपर। उसका हम अफगानिस्तान के बिल्कुल साथ हैं, हमसाया हमारा मुल्क है, और बहुत से और भी हमारे हवाले से सवाल किए जाते हैं कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात और सारी चीज़ें। सही कह रही हैं आप, इंस्टेबिलिटी होगी, सी पैक नहीं चल सकेगा, उसका इम्पैक्ट हम पर आएगा। तो मेरे ख्याल में चाइना ने जिस तरीके से तालिबान को लेकर चल रहा है, पाकिस्तान का एक अहम किरदार है इसके ऊपर, और चाइना जिस तरीके से तालिबान को लेकर चल रहा है, बहुत सी खबरें ऐसी भी आ रही थी कि अगर खुदा न खास्ता कोई इंस्टेबिलिटी होती है अफगानिस्तान में, तो चाइना जो है वो अपनी फोर्सेस भी भेज सकता है। तो इस हवाले से अगर चाइना ये चीज़ें कर रहा है और उसको अंदाज़ा है कि आने वाले दिनों में अमेरिका या कोई भी जो है वो इस तरह का इम्पैक्ट दे सकता है, यानी कि इंस्टेबिलिटी ला सकता है अफगानिस्तान में, तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा की जो भी करारदादें मौजूद हैं उसके हिसाब से अगर कहीं पर भी कोई भी इंस्टेबिलिटी होगी, दोबारा से जो है वो बमिंग की जा सकती है। लेकिन हमारी जो बहुत सी और भी जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं जो फ़िज़ाई हदूद के बारे में या इन चीज़ों के बारे में, जो हमारे चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात को ख़राब कर सकती है, हमारे अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात को ख़राब कर सकती है। मेरे ख्याल में उस हवाले की चीज़ों का क्लियर होना बहुत अच्छा। समी साहब, एक जो सवाल मेरे ज़हन में उठ रहा है, ये पिछले दिन अमेरिका ने बमबारी की है कंधार पे, तो उन्होंने कोई ना कोई तो फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल की होगी, इसके बारे में कोई खामोशी है हर तरफ? वो किसी न किसी रास्ते से गुजर के आए होंगे वैसे? ये तो बड़ा एक $1 मिलियन क्वेश्चन है, और शायद इसीलिए देखिए मैं आपको बताऊं, बहुत सारी चीज़ें पब्लिकली नहीं करती हुकूमतें। मैं देख रहा था अमेरिकन मीडिया को कि जिसमें वो ये कह रहे थे, उनके जो सेक्रेटरी हैं, कि हमने उस रीजन में एक बेस ले लिया है, अड्डा हमें मिल गया है। अड्डा कहाँ पे मिला है उस हवाले से वो नहीं बता रहे। फिर कहीं पर थोड़ी सी ये खबर आई कि UAE में वो अड्डा मिल गया। अच्छा, अब अगर हम देखते हैं कि UAE से वो जहाज़ उड़े हों या उनके जो कैरियर हैं समंदर में वहाँ से वो जहाज़ उड़े हों, तो अफ़गानिस्तान पहुँचने के लिए ख़ास तौर पर कंधार के नज़दीक जो बॉम्बिंग हुई है, वो आपको जो टेरिटरी है वो पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद के अलावा मुझे कोई और जगह समझ नहीं है। ईरान के ऊपर से तो वो गुजर नहीं सकते। जी जी बिल्कुल। तो ये एक सवाल है। अब हम इस चीज़ों को, हमारी जो हुकूमत है, हमारे जो इदारे हैं, डेफिनेटली दे आर माइंडफुल ऑफ दैट, और वज़ीर आज़म बिल्कुल क्लैरिटी के साथ कह चुके हैं कि कोई हम इस्तेमाल नहीं होंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हमारे और जो DGISI हैं, ये जो अमेरिका रश किए हैं, ये शायद उस सिचुएशन को समझने के लिए, उसको रोकने के लिए, उससे बचने के लिए कोई बात डेफिनेटली हुई होगी कि हम या तो अगर इस्तेमाल होनी है पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद, तो फिर वो
अमेरिकन जो वहाँ पर इंटरेस्ट हैं उनके डिफेंस के लिए सिर्फ उसको आप कन्फाइन कर सकते हैं। ये गारंटीज चाह रहा होगा पाकिस्तान के वो आप तालिबान पर हमले के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि अभी जो बॉम्बिंग हुई है ये तो अफगान नेशनल आर्मी की सपोर्ट में हुई है। बिल्कुल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जैसे पाकिस्तान के जो जहाज़ हैं F-16 वो डिफेंस के लिए हैं, वो किसी मुल्क पर हमला करने के लिए नहीं है। आपको याद होगा जब ये इंडिया का जहाज़ जब गिरा था और यहाँ पर वो उनका पायलट मूंछों वाला गिरफ्तार भी हुआ था, तो वो उस वक्त इंडिया ने कहा था कि जी ये F-16 से जहाज़ गिराया। उनका मकसद ये था कहने का कि जी वायलेशन हुई है ये अमेरिका के साथ जो पाकिस्तान का मुआहदा है, क्योंकि ये हमले के लिए इस्तेमाल हुआ है, जबकि पाकिस्तान ने कहा कि ये हमारे प्लेन है डिफेंस के लिए, अग्रेसर इंडिया था। तो अब ये बड़ा आपका सवाल जो है ना, इट्स वेरी पर्टिनेंट। मैं आई एम नॉट प्रीवी टू दैट इंफॉर्मेशन, और ये बहुत अहम नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। वी शुड नॉट डू एनी स्पेकुलेशन, इसका जवाब आना चाहिए, कौम को एतमाद में लेना चाहिए, क्योंकि इस वक्त कौम बिल्कुल मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की हुकूमत के साथ है। पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की अस्करी क़यादत वो सेम पेज पर हैं, मिलकर वो मुकाबला। और आज भी इमरान खान ने बिल्कुल जो आईना दिखाया है अमेरिका को, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि पतलून उतार दिया उनकी कि ये अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है ये आपकी वजह से हो रहा है। जब आप कहते हैं कि जी लड़ाई करनी है, फिर बाद में 20 साल की आप कहते हैं बात करनी है। अगर लड़ाई आप समझते थे सही रास्ता है तो फिर बातचीत क्यों कर रहे हैं? और अगर बातचीत सही रास्ता थी तो 20 साल पहले आपने वो लड़ाई शुरू की क्यों की, जिसमें आपने लाखों लोगों को बेदखल किया और इतनी आपने हलाकतें की? और फिर अगर आपने बातचीत करनी थी तो उस वक्त बातचीत नहीं की जिस वक्त आपकी पोजीशन मजबूत थी और हमें आपने मुसीबत में डाल दिया। सो वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो। बहरहाल आज के प्रोग्राम यहाँ पर हम इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी, और अपने साथियों का ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।